कैपिटल गेन के क्वेश्चनेयर के ऊपर आ जाओ। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चनेयर के कुछ क्वेश्चंस को देखते जाएंगे, सो दैट हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है इस बैच के अंदर में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी हम लोग को क्या करने होंगे, देखने होंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 27 के ऊपर। आ जाओ मालिक, प्रॉब्लम नंबर 27 के ऊपर, 27 के ऊपर जल्दी से आ जाओ। Mr. Srinivasan purchased 2000 equity shares in the ABC for 50 rupees per share, brokerage है 1% का। In February 1997 मतलब प्रायर टू 2001, he gets 200 bonus share in September 2001 मतलब बोनस शेयर भी मिला है प्रायर टू 2001, and he again get 2200 bonus share in September 2007 मतलब आफ्टर 2001। अच्छा जी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डे इज 125। इन जनवरी ही सेल ऑल द शेयर्स। एक मिनट, कितने उसने 2000 लिए थे प्लस 200 का बोनस आया था प्लस 2200, 4400 शेयर्स उसने सेल किए 500 के हिसाब से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 500, इस पे ब्रोकरेज लगा 2%, सो 500 माइनस 2% 490 आ जाता है इंटू 4400। 21,56,000 शुड बी द नेट कंसिडरेशन, 21,50,000। सर यहाँ पे शेयर का प्राइस 490 कैसे आया, 500 में बेचा था, 500 माइनस 2% ब्रोकरेज, तो ये आ गया आपका टोटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। किसका इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे मालिक, हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ओरिजिनल शेयर्स का। ओरिजिनल शेयर्स प्रायर टू 2001 लिए गए थे, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 2000 इंटू फेयर मार्केट वैल्यू, आपने कितने लिए थे 50 में, फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 125 इंटू 125 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100। जरा सोच के देखना, 2000 शेयर ओरिजिनल शेयर्स इंटू 125 दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू, ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंटू 301 प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया उसका। यस एक मिनट, यहां एक छोटा सा चेंज कीजिए, इसे जनवरी 21 कीजिए, इसे जनवरी 21 कीजिए। आ जाओ, कितना होता है 2000 इंटू 125 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, दिस कम्स टू 7,52,500। यहाँ पे वो ईयर के हिसाब से था, वो ईयर चेंज हुआ इसलिए ये ऑटोमेटिक चेंज हुआ, इसे भी 301 करें। इसके बाद में 2001 से पहले बोनस मिला, अगर बोनस शेयर 2001 से पहले मिला उसका भी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, तो वो आएगा 200 इंटू 125 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा जी, जो बोनस आफ्टर 2001 मिले इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील पकड़ा जाता है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने यहाँ पे लिया ही नहीं है, स्ट्रेट अवे कैपिटल गेन अराइज हो गया। ये ईयर के चेंज की वजह से यहाँ 289 आ गया, अदरवाइज दिस शुड बी 301। सो ब्रोकरेज इज नेटेड अगेंस्ट द कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू। Cost of acquisition of bonus shares acquired prior to 2001 will be the fair market value for, and once acquired post 1/4/2001 will be treated as nil. For original shares will take fair market value, refer the table of indices 301। so यहाँ का एक चेंज कीजिए जिसके कारण यहाँ चेंज होगा। आंसर करेक्ट है, सिर्फ ये अमाउंट यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए। Question number 28 we have already done. Question number 29. You do one thing, take this as homework. This is a very simple question based on what? Based on index cost of acquisition. This is an easy question based on index cost of acquisition, index cost of improvement. Question number 30. This is based on slum sale. As I said, this is a study material question. This is asked in RTP as well. This is a study material question. This has been asked in RTP as well. Mohan is the proprietor of photofilm agency which has 2 units, one for printing and other for binding. He transferred by way of slum sale one of the unit in 1st April 2020. For the total consideration of 50 lakh, expenses were 0.5%. This unit was started
in the year 1213. This unit was started in the year 1213. Complete detail is given. Check the unit 2 is transferred. The revaluation reserve was created by upward revaluation of building. Other assets units include 1 lakh for patents. Other assets कहाँ है, इसमें एडजस्टमेंट है, which is acquired in July 16, on which no depreciation has been charged. 75% of creditor and 25% of bank loan is for unit 2. Compute the capital gain. I think it's very easy. कल जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है. टोटल कंसिडरेशन इज 50 लाख रुपीज. इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस हो जाएंगे. सो 50 लाख माइनस 0.5%. I think 49,75,000 is the full value of consideration. कैसे आया? 50 लाख माइनस 0.5% एज ब्रोकरेज. जब भी स्लम सेल होता है नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ होता है. नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएबल एसेट एट डब्ल्यूडीवी, अदर एसेट एट बुक वैल्यू. यस, रिवैल्यूएशन को हमें टोटली इग्नोर करना है. सबसे पहले बिल्डिंग की अगर बात करें, बिल्डिंग 15 लाख रुपए शो हो रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 2,50,000 आ रहा है. सो 15 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे बच्चे. बिल्डिंग का वैल्यू लेंगे हम 12,50,000 रुपीज़ के ऊपर. इसके बाद में मशीनरी का वैल्यू लेंगे 10 लाख रुपीज़. इसके बाद में डेटर्स का वैल्यू लेंगे 5 लाख रुपीज़. इसके बाद में अदर असेट्स 2 लाख, जिसमें से 1 लाख पेटेंट्स का है, तो 1 लाख तो अदर असेट्स का ले लो. पेटेंट के लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा. पेटेंट डिप्रिसिएबल असेट है, डिप्रिसिएशन मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा. 2016 को अगर लिया था तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 4 साल का डिप्रिसिएशन आएगा. ये आया 1, 2, 3, 4. 1 लाख में से 4 साल का डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे 25% से डिप्रिसिएशन माइनस करने पे आएगा 31,641. ये बना आपका टोटल एसेट. इसमें से क्रेडिटर कितना परसेंट है? 75%. सो 2 लाख इंटू 75%, ये आएगा 1,50,000 रुपीज़. साथ साथ में बैंक लोन कितना है? 25%. तो बैंक लोन 3,50,000 का 25%, 87,500. टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी बिकेम योर नेटवर्थ. नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ बिकेम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. चेक कर लीजिए 2016-17 टू 19-20. देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ. देन मालिक, चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. $31. Do it for the self. It's a very easy question, theory question, which is based on 112A. $32. Please keep it pending for 115 BAC. एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है. 115 BAC के साथ क्या होगा? विदाउट 115 BAC का क्या होगा? एज ऑफ नाउ हम लोगों ने क्लास के अंदर में 115 BAC डिस्कस नहीं किया है. कहाँ डिस्कस करने वाले हैं? एट दी एंड. तो इसको हम मिसलेनियस के अंदर में कवर करेंगे. कम टू क्वेश्चन नंबर 33. Mr. Gagan, age 69 and a non-resident. This should be highlighted. He is a senior citizen and a non-resident. Is a retired person earning total pension of 1 lakh. Pension Indian employer से मिल रहा है 1 लाख रुपए का. ठीक है सर. He purchased a piece of land in Delhi and sold this. Okay. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने डायरेक्टली दिया है 230.
What will be his tax liability assuming he has not opted for 115 BAC? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। सबसे पहले पेंशन मिली है उसको, एम्प्लॉय को खुद को पेंशन मिली है, मतलब सैलरी में जाएगा, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा बिकॉज सैलरी में से मिलता ही है। सो 1 लाख में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करेंगे मालिक, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 रुपीज। कैपिटल गेन 230 उन्होंने ऑलरेडी दिया है, मेरी नेट इनकम आ गई 2,80,000 रुपीज। एक मिनट, असेसी नॉन रेसिडेंट है, असेसी क्या है बेटा, नॉन रेसिडेंट है। असेसी अगर नॉन रेसिडेंट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 का मिलता है, 2,50,000 का मिलता है, यस। लेकिन असेसी की कोई अदर इनकम है क्या? हाँ, अदर इनकम है 50,000, उस पर कोई टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो सर 2,30,000 इंटू 20%, 46,000 विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर आपने एक प्रोविजन पढ़ाई थी कि अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब न कर पा रहा हो एंड स्पेशल इनकम हो तो वो हम एडजस्ट कर देंगे। क्या वो हम करेंगे? नहीं। याद कर बेटा, कैपिटल गेन वो प्रोविजन सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। एसएससी कौन है? नॉन रेसिडेंट। एसएससी कौन है? नॉन रेसिडेंट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे स्पेशल इनकम से। हेंस 46,000। क्या कोई रिबेट मिलेगा? नहीं। क्यों? नॉन रेसिडेंट्स को रिबेट नहीं मिलते। सेस अप्लाई होगा, यस 4% का सेस अप्लाई होगा। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 47,840 आएगा। इस नोट को लिख के रखा है, ध्यान से पढ़ना। डन मालिक? Okay. 34 we have done. 35 you take it as a homework. This is based on section 45 with 47. So इसको सेल्फ कीजिए। इट्स अ प्योरली थियोरी क्वेश्चन, कुछ भी एज सच डिफरेंस नहीं है इसमें। 36 आज दिन नवंबर 1995 एंड नवंबर 2009। चेक कीजिए क्वेश्चन को। X entered into an agreement with Y for purchase of property for 100 lakh and paid 10 lakh as earnest money, advance money. On Y failing to execute a conveyance in respect of property, a suit for specific performance was filed. The suit was compromised and X agreed to receive 30 lakh by way of damages and gave up his right to the specific performance. What will be the tax implication of this amount? Question number 2. Assessee acquired 1,000 shares of XYZ Limited at 100 per share on April 1999. The company issued bonus. Further, what is the capital gain assessable in the hands of assessee? Now सबसे पहले एक बात बताइए कि आपको यहाँ पे जो डैमेजेस मिले, वेदर दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। चेक कीजिए। अकॉर्डिंग टू 214 द एक्सप्रेशन कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट KR Srinath वेयर द कोर्ट हेल्ड दैट right to obtain conveyance of immovable property fall within the expression of property of any kind and consequently a capital asset. Payment of earnest money in order to obtain such right constitute a cost of acquisition. Where such right given up, there is a transfer. So can I say full value of consideration will be 30 lakh, cost will be 10 lakh, capital gain will be 20 lakh rupees. इसके बाद bonus share. Assessee acquired 1,000 shares at 100 rupees each in 1999. The company issued bonus in the ratio of 1:1 in April 2008. Bonus share की cost क्या होगी? Nil. Further,
इशू इन द रेशो ऑफ 1:2 इन अप्रैल 2012, इसकी भी कॉस्ट क्या होगी, नील. द असेसी सोल्ड इन जून 2020 द बोनस शेयर अलॉटेड टू हिम एट 175 पर शेयर. ठीक है सर, 1000 शेयर 175 के हिसाब से, कॉस्ट नील, पूरा का पूरा कैपिटल गेन. नोट पढ़ें. डन मालिक. Keep this 2 question pending. Come to question number 39. R and Company is a partnership firm consisting of two partners R and S. The partner decide to dissolve the firm. The firm owns a land which was purchased 15 years back. One decision taken in the scheme of dissolution was that the land whose present market value ascertained to be at 15 lakh would be given to S. A suggestion was made to the firm that instead of making allotment at the time of dissolution, the firm can give the land to S by making book entries. Discuss the pros and cons. जरा सोच के देखिए, फर्म अगर कभी भी अपने पार्टनर को असेट देती है ऑन डिसोल्यूशन और अदरवाइज, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 अप्लीकेबल होता है. अब सवाल ये उठ रहा है, वो बोल रहा है कि भैया डिसोल्यूशन के बदले तुम गिफ्ट कर दो, क्या 45(4) अब भी एप्लीकेबल होगा? होगा. क्यों एप्लीकेबल होगा? डिसोल्यूशन और अदरवाइज वर्ड यूज किया हुआ था. आइए आंसर देखते हैं. नवंबर 2004 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का है. क्वेश्चन कहता है कि भैया एक काम करो, तुम डिसोल्यूशन न दे करके गिफ्ट में दे दो, शायद कैपिटल गेन बच जाए. बताइए इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे. वर्ड देखिएगा. सेक्शन 47 लिस्ट आउट सर्टेन आइटम विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड वन सच ट्रांजैक्शन इज गिफ्ट. Therefore, gift of an immobile property does not attract capital gain tax. However, it may be noted that 56(2)(10) has been introduced, and accordingly, stamp value of the land shall be assessable as income from other sources in the hands of partner. On the other hand, if land is allotted to the partner at the time of dissolution instead of making a gift, the firm would be subject to capital gain tax liability. The fair market value as on the date of distribution shall deem to be full value of consideration for computing capital gain. Index cost of acquisition should be reduced from the consideration, and the capital gain so computed shall be chargeable to tax in accordance with 112. Thus, taken into account above consideration, it is advisable to calculate tax liability of firm and partner in both the cases and then take the decision. Sir, गिफ्ट होता है, सेक्शन 47 अट्रैक्ट कर जाएगा. पर सवाल एक और उठता है यहाँ पे, जब एओ असेसमेंट करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहला ओपिनियन दिया कि सर 45(4) वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्लियर कट आप अगर गिफ्ट में दोगे तो उसको क्लियर कट समझ में आ जाएगा इट इज अ प्लानिंग. दो आप ये कर सकते हो, फर्म के हाथ में गिफ्ट के हाथ में एग्जाम, बट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. एट द सेम टाइम अगर डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, पार्टनर के हाथ में वो नहीं जाएगा. तो डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड करेगा? आप दोनों निकालिए और दोनों निकाल करके देखिए कि कैसे टैक्स इंप्लीकेशन आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप क्या लीजिए, डिसीजन लीजिए. Is that done? Check question number 40, which is asked in November 2007. Question number 40 asked in November 2007. A piece of land owned by Mishra located in Jaipur Delhi highway was acquired by NHAI but awarded the order in 14-15. कंपलसरी एक्विजिशन का क्वेश्चन है, 13-14 में ले लिया, अवार्ड हुआ 14-15 में. Was paid in the financial year 2021. जिस साल मिला उस साल taxable. The land was purchased in 1999 for 1000 rupees. The fair market value was 900 rupees. The compensation paid was 5 lakh rupees. आपको नहीं लगता 5 lakh will be full value of consideration? Other piece of land located in Chennai purchased in 2005 was also sold by him in February 2021 for 45 lakh, but the sale deed could not be executed by 31/3/2021. The value
फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प वैल्यू इज 55 लाख। ठीक है, ओके। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन इज 5150। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिजल्टिंग इन दिस ट्रांजैक्शन। दो अलग अलग चीजें बोली है, एक कंपलसरी एक्विजिशन बोला है, दूसरा सेल बोला है, दोनों को अलग अलग निकाल दो। सबसे पहले कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, उसमें कंपनसेशन 5 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ है, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज। इसमें से कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट? सर इंडेक्स कॉस्ट। कॉस्ट क्या पकड़ेंगे? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, मतलब 1000। कैन आई से 1000 इनटू कौन से ईयर का इंडेक्स लेंगे? 13-14 का। 13-14 का इंडेक्स जा करके उसके अंदर में चेक करो, आपकी बुक के अंदर में दिस विल बी 220 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा आपने सेल किया है, सेल वैल्यू 45 लाख रुपीज है लेकिन स्टैम्प वैल्यू 55 लाख रुपीज है। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन? यस, hence 55 लाख विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा 3,49,095। दोनों को मिला देंगे, टोटल कैपिटल गेन आपका अराइज हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे, टोटल कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, डू इट सेल्फ। दिस इज बेस्ड ऑन अगेन स्लम सेल। एज आई सेड स्लम सेल कपल ऑफ टाइम्स पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके रखिए। डू इट सेल्फ मई 2009 के अंदर में पूछा गया है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। डन सर। सो यहां रुकेंगे भाई साहब हम आज के लिए। करीब 40 क्वेश्चन कैपिटल गेन के, अराउंड 40 क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। हम 40 तक के आ चुके हैं, जिसके अंदर में अराउंड इस 40 में से अराउंड आप ये समझ लीजिए कि जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है या जो इजी क्वेश्चन है अराउंड 8-10 वो मैंने आपको होमवर्क दिए टेंटेटिवली। फिर भी 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया है? एनालाइज किया है। आप जाइएगा और भी जितने होमवर्क मैंने दिए उन क्वेश्चंस को देखिएगा, इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखिएगा, और अगर कुछ लगता है तो जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, पर मैं सिर्फ क्वेरीज को व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करता हूँ, इसके अलावा कहीं रिप्लाई नहीं करता। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप कंपलसरीली मेरे साथ जुड़िए, ताकि रिजल्ट के दिन तक के आपको कुछ भी अपडेट लगा, कोई नोट मुझे आपसे शेयर करना है तो वो मैं टेलीग्राम पे कर सकूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय बोलो बच्चों। यस मालिक। सबसे पहले अगर हम लोग यहां तक की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर 40 तक के हम लोग 41 तक के हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 42 आप लोग सेल्फ कर लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर में। सादा कैपिटल गेन कंप्यूटेशन है प्लस 54 ईसी वाला प्रोविजन कवर्ड है, तो ये आप सेल्फ भी कर सकते हो। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, आप इस चीज को देख सकते हो, राइट। नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 43, और इस क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोगों को देखना होगा। कला परचेज्ड अ रेसिडेंशियल फ्लैट फ्रॉम हर फ्रेंड बाला एट 10 lakhs इन द सिटी ऑफ जयपुर ऑन 3rd October 2020। ठीक है, काला ने परचेज किया किससे? अपने फ्रेंड बाला से। ओके, द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी इज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, 10 + 10%, 11 लाख के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। ठीक है, बाला परचेज द फ्लैट ऑन 1st January 2019 at the cost of 3,50,000. Kala sold the flat for 20 lakhs on 30th March 2021. ध्यान से सुनिएगा, 3rd October 2020 को जो फ्लैट काला को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिला था। मैं क्यों कह रहा हूं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? सबसे पहले एक एक बात करते हैं। हमें करना क्या है? हमें डिटरमाइन करना है अबाउट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इन द हैंड्स ऑफ बाला एंड काला। बाला के ऊपर पहले ट्राई करते हैं। सबसे पहली बात, बाला ने अपना जो फ्लैट था वो 1 जनवरी को परचेज किया था और इसे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सेल कर दिया किसको? काला को। अब बाला के हाथ में अगर आप देखो तो आपको नहीं लगता 1st January 2019 से लेके इसने कब ट्रांसफर किया है? 3rd October, तो इस केस में 2nd October तक का पूरा कंसिडरेशन आएगा। कितने में ट्रांसफर किया इनने? 10 lakhs।
क्या बाला के हाथ में 50C अप्लाई होगा बेचने वाले के हाथ में? यस। वो कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पे भी बिल्कुल वही बात होगी, यहां पे भी बिल्कुल वही बात होगी, 15 लाख रुपीज लिया जाएगा एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने में एक्वायर किया था? 3,50,000 में एक्वायर किया था। कब एक्वायर किया था? इन जनवरी 2019, इन जनवरी 2019। ओके, हमने सेल कब कर दिया? अक्टूबर 2020। यानी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म हुई या शॉर्ट टर्म हुई? शॉर्ट टर्म हुई, तो इंडेक्स कॉस्ट तो मिलने नहीं वाला है, 3,50,000 इसमें से माइनस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा इन द हैंड्स ऑफ बाला। अब काला को एक्विजिशन में मिला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में क्या मिला? प्रॉपर्टी मिला। काला के हाथ में गिफ्ट के प्रोविजन टैक्सेबल होंगे, क्या तुम्हें याद है? काला के हाथ में गिफ्ट के प्रोविजन टैक्सेबल होंगे। काला ने भी ये प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया 20 लाख में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन काला के हाथ में भी 20 लाख आएगा। अब आता है कॉस्ट क्या कंसिडर किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट क्या कंसिडर किया जाए और होल्डिंग पीरियड क्या कंसिडर किया जाए। तो मैं यहां पे आपको बता दूं, बताओ क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपने एक्वायर किया है? आंसर इज यस। तो होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट करेगा? सबसे पहली बात तो ये सोच के देखो कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज किया है और गिफ्ट बोल करके रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है, तो 49(1) या 49(4)? 49(4) अप्लाई करता है। 49(4) में हम कॉस्ट क्या लेते हैं? वही वैल्यू लेते हैं जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी गई थी एज कॉस्ट। और होल्डिंग पीरियड कहां से लेते हैं? जिस साल से हमें ये गिफ्ट मिला है। इसी के लिए आप देख सकते हो यहां पे 15 लाख रुपीज डाला है, दैट इज द अमाउंट विच इज टैक्सेबल एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बाय अप्लाइंग सेक्शन 49(4) एंड 56(2)(10) इज एप्लीकेबल। काला के हाथ में तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन था, तो काला के हाथ में गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हुआ। अब कॉस्ट क्या कंसिडर की जाएगी? 49(1) या 49(4)? 49(4). 49(4) के लिए हम वो कॉस्ट लेते हैं जो गिफ्ट बोल करके टैक्सेबिलिटी के अंदर में आई होगी, बराबर है। यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया 5 लाख रुपीस का, स्टॉप, प्लस 5 लाख रुपए और टैक्सेबल होंगे। क्यों? 56(2)(10) के तहत 15 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में मिल गई, सो 5 लाख और टैक्सेबल में आएंगे। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा 10 लाख रुपीस। चेक करिएगा, ये पार्ट इसमें सबसे काम का है। 49(4) आपको याद होगा तो हमने अच्छे खासे लेंथ में फास्ट ट्रैक में इसको डिस्कस किया है। 49(1) और 49(4) में कहां कहां क्या क्या डिफरेंस आता है हमने वो भी डिस्कस किया है। याद होगा तो इस पे अच्छा खासा टाइम हमने दिया है सर। Done, Malik? So this was 43. आइए 44 के ऊपर चलते हैं। 44 इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आज इन नवंबर 2011, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, वही 49(4) 56(2)(10) के कंसेप्ट में बेस्ड किया हुआ। X transferred his residential house to Y for 10 lakh rupees on 1st April 2020. The value of the said house as per stamp value is 16 lakh rupees. Mr. Y is a childhood friend of X and X gifted a plot of land to Mr. Y on 1st July 2020. The stamp value is 8 lakh rupees. Mr. Y sold the land at 14 lakhs. Compute the income chargeable to Mr. Y in the hands of capital gain and other sources. X ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर किया? Y को ट्रांसफर किया। Y ने क्या किया है? लैंड को सोल्ड कर दिया है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले Y ने लैंड को सोल्ड किया, 8 लाख रुपीस ये था उस टाइम पे जब उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, और हमने इसे 14 लाख में सेल किया। आपको नहीं लगता 14 लाख इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लैंड के लिए? इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? वॉट एवर इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसकी कॉस्ट मानी जाएगी जो चार्जेबल हुई है, ये 8 लाख रुपीस। स्ट्रेट अवे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 6 लाख रुपीस का। द ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट इन मार्च। ओके सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना माना जाएगा?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना माना जाएगा, चेक कीजिएगा। एक्स ने वाई को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 10 लाख में, वेयर एज द सेड वैल्यू वो कितना था बेटा 16 लाख रुपीज। क्या 6 लाख रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया? यस। सो डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज प्राइस 6 लाख रुपीज यहां पे टैक्सेबल हो गए। तो ये सबसे पहले जो रेसिडेंशियल हाउस आया था इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबिलिटी आ गया। अच्छा जी, वाई ने एक लैंड गिफ्ट करी थी, कितने की बेटा? 8 लाख रुपीस की। क्या ये 8 लाख की लैंड विदाउट कंसिडरेशन दी थी? 8 लाख स्ट्रेट अवे टैक्सेबिलिटी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर वापस देखा जाए तो एक्स ने वाई को 10 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी दे दी, वेयर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 16 लाख। 6 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहां टैक्सेबल हो गए। साथ साथ में उसको एक लैंड दी थी विदाउट कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रहा था, तो होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये जो लैंड उसने 8 लाख की परचेज की, ये इसने सेल कर दिया। आपको नहीं लगता जितनी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो उतनी कॉस्ट मानी जाएगी? कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 49(4) अप्लाई होगा। होल्डिंग पीरियड कहां से लिया जाएगा? जिस साल से गिफ्ट मिला है, तो होल्डिंग पीरियड कहां से काउंट होगा मालिक? होल्डिंग पीरियड काउंट होगा आपका जुलाई 2020 से। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया शॉर्ट टर्म, 14 लाख में सेल की थी, सेल इन 14 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया 8 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 6 लाख रुपीज। Transfer of immovable property for inadequate consideration is covered by section 56 to 10, and therefore the provision of 56 to 10 are attracted in respect of transfer of residential property by X to Y for inadequate consideration, and 6 lakh is the income from other sources in the hands of Y. In the hands of Y. The provision of 56 to 10 are attracted in respect of transfer of immovable property as well, that too without consideration. Y has received the plot of land from X, a non-relative without consideration, and the stamp duty value exceed 50,000 rupees. The entire stamp duty value 8 lakh would be chargeable to tax. 49(4) provides that where the capital gain arise from transfer of such property which has charged to tax under 56 to 10, the stamp duty value will be treated as cost of acquisition, and therefore 8 lakh will be treated as कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहां पे टैक्स हुई थी वही यहां पे कॉस्ट बन जाती है, चार्जेबल टू टैक्स। लास्ट वाला पॉइंट होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इट्स अ May 2013 क्वेश्चन, चेक करिए एक बार, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। डन मालिक। 45 Shakti purchased a residential house in June 2010. Index cost is assumed to be 52,88,263. ध्यान से सुनना, इंडेक्स कॉस्ट ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर में दिया है, मई 2013 फाइनल लेवल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। He sold the house on 1st December 2020 for 100 lakh. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया 100 लाख। ब्रोकरेज 2% ऑन सेल प्राइस, 100 लाख का 2%। दिस विल कम टू 2 लाख। तो दो चीजें हमें मिली, ठीक है। He invested 80 lakh in the equity share of Shakti Manufacturing Private Limited, a newly formed manufacturing company which qualifies to be eligible startups. क्या बेचा? प्रॉपर्टी बेचा। काय में इन्वेस्ट किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 54 GB से रिलेटेड एग्जम्पशन सामने आ रहा है क्या आपके? 54 GB से रिलेटेड सामने आ रहा है। मिस्टर शक्ति होल्ड 80% ऑफ द शेयर, कंफर्म 54 GB होगा। द कंपनी यूटिलाइज द सम ऑफ 80 लाख इन द फॉलोइंग मैनर। कंपनी ने इस पैसे को यूज करना है, याद होगा तो कंपनी पैसे को कहां यूज कर सकती है? प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज 60 लाख,
इंक्लूडिंग 10 लाख फॉर परचेस ऑफ कंप्यूटर, पूरे 60 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा 54 GB में, यस। डिपॉजिट इन अ स्पेसिफाइड बैंक 10 लाख, याद है बचा हुआ पैसा आप स्पेसिफाइड बैंक के अंदर में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 31 October. Assume that he files the return on 28th October. Compute the capital gain arising chargeable to tax. बहुत 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 सिंपल प्रॉब्लम है और 54 GB का प्रॉब्लम है। आई थिंक आप तक अभी तक के आप लोगों ने क्वेश्चन का जवाब भी निकाल दिया होगा, याद होगा। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा बेटा कितना, 100 लाख रुपीस, ये आया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होगा, नेट कंसिडरेशन आएगा 98 लाख रुपीस। इस 98 लाख में से इंडेक्स कॉस्ट ऑलरेडी दिया है, इंडेक्स कॉस्ट माइनस होगा, सो 98 लाख माइनस 52,88,263, आपका कैपिटल गेन आया 45,11,737। अब 54 GB में अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है एलिजिबल कंपनी की, तो 54 GB आपको एग्जम्पशन देता है, कितना, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। सो कैपिटल गेन कितना आया 45 लाख इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, ओवरऑल अमाउंट कितनी इन्वेस्टेड है 60 लाख जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की प्लस 10 लाख जो बैंक में डाला, दोनों का बेनिफिट मिलेगा, डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन 98 लाख। सो कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, ये आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये हमने निकाल दिया टैक्सेबल कैपिटल गेन, दोनों का बेनिफिट मिलेगा 70 लाख। आपको साथ में नोट भी लिखनी होगी। Exemption under 54 GB shall be available from long-term capital gain on transfer of residential house since all conditions are fulfilled. Sale proceeds are used for subscription of equity share, holds more than 50%. Amount of subscription is utilized by eligible company into plant and machinery. New assets include computer in case of technology-driven startup certified by the Inter-Ministerial Board of Certification. It is assumed that the conditions are satisfied. तो 54 GB के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन May 2013। May 2013 के अंदर में आस्क किया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इजी। अगर साहब आप लोगों ने सुपर 35 किया होगा फाइनल का, या फिर आप लोग फास्ट ट्रैक बैच के अंदर के स्टूडेंट होंगे, तो आप देख सकते होंगे ये सब चीजें आपको चिल्लर लगेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे बहुत लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस की है। आप अगर रेगुलर बैच के स्टूडेंट होंगे तो भाई साहब मैटर ही खत्म है, ये सब प्रॉब्लम्स अब आपके लिए कोई इतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपने 350 प्रॉब्लम क्लास के अंदर में सॉल्व किए हो। 45 डन, चलिए 46 इज अ इजी क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं 46 के अंदर में क्या है। 46 के अंदर में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन 56/10 प्लस 50C प्लस एडवांस फॉरफिटेड। इट्स एन इजी क्वेश्चन, यू कैन अचीव इट। बिल्कुल इसमें आप टाइम मत लगाएं, May 2015 का क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। 47 अगेन ये आप देख सकते हैं, इसके पहले स्लम सेल पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया, ये भी एक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, स्लम सेल। स्लम सेल के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कपल ऑफ टाइम पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या चेंज करते हैं, फिगर्स चेंज करते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। May 2016 के अंदर में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन, कोई नया एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ फिगर बदल के वापस से वही प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो 47 भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सर। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको 3 प्रॉब्लम दिए हैं, आउट ऑफ 7 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं। 48 एक टाइम था, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, आ जाइए हम इसको डिस्कस करेंगे आज ही, अभी ही। अनिकेत सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड इन्वेस्टेड द सेल प्रोसीड इन परचेज ऑफ अ न्यू हाउस इन द नेम ऑफ वाइफ। आपने प्लॉट ऑफ लैंड सोल्ड किया है और उसको न्यू प्रॉपर्टी के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया इन द नेम ऑफ वाइफ। ही क्लेम द डिडक्शन अंडर 54F इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू हाउस इन द नेम ऑफ वाइफ। AO, while making the assessment, denied such deduction on the ground that in order to avail the benefit of 54F, it is necessary to invest the sale proceed in the name of assessee. हमने ऑलरेडी कमल वाला का केस देखा है, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट अगर वाइफ के नाम से भी करी तो भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चेक कीजिए।
The issue under the consideration in this case is whether the exemption under 54F can be denied to Mr. Ankit if sale proceeds of a long term capital assets are invested in a new residential house within the stipulated time, but the said house is purchased in the name of wife and not as his name. The issue came up before Delhi High Court in CIT versus Kamalwala, wherein it is observed that 54F require purchase or construction of a residential property within a particular specified period. It does not require new house in the name of assessee himself. Delhi High Court decided that having regards to the rule of purposive construction and object of the enactment of 54F, the assessee is entitled to claim exemption under 54F in respect of utilization of sale proceeds of the plot of land in the name of his wife. In this case, Ankit had not purchased the new house in the name of a stranger or somebody who is unconnected with him, but has purchased in the name of his wife. The entire investment had come out of the sale proceeds of plot belonging to Ankit, and there was no contribution from the wife. Therefore, applying the rationale of the Delhi High Court ruling in this case, the action of AO denying the claim of deduction due to the investments of sale proceed in the residential house in the name of wife is not valid. Alpha Limited. Question number 49. Alpha Limited. Alpha Limited. Alpha Limited has two undertaking. Again a question slum sale. आप देख सकते हो कितने टाइम्स आपको स्लम सेल के कंसेप्ट को पूछा गया है. मतलब एक बात तो यहां तक क्लियर हो जाती है कि फाइनल लेवल के ऊपर मालिक आपको स्लम सेल इंपॉर्टेंट है. मई 2017 का क्वेश्चन सर, मई 2017 का क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, सिमिलर टाइप है, 5 ही मिनट में सॉल्व कर लेंगे हम लोग. Done, sir? Check it out. Alpha Limited has two industrial undertaking. Unit 1 engage in the production of television sets and Unit 2 engage in the production of refrigerators. The company has, as a part of its restructuring program, decided to sell Unit 2 as going concern. ठीक है सर. By way of slum sale, बिकने वाला क्या है भाई साहब? Unit 2. Unit 2 बिकने वाला है. By way of slum sale for 300 lakhs to a new company called as Beta Limited, which holds 85% equity share. Following are the extracted balance sheet. Okay. आपको assets दिए हैं, आपको particulars दिए हुए हैं. Company has set up Unit 2 on 1st April 2012. मतलब जो भी gain आएगा वो by default में long term बनेगा. The WDV of the block of fixed asset is for the purpose of tax 130 lakh. Of which 75 lakhs are attributable to Unit 2. अब बताइए फिक्स असेट में हमें 158 लेना है, आंसर इज नो. क्या हमें 130 लेना है, आंसर इज नो. हमें लेना है 75. ये WDV ऑफ द असेट है. याद रहे हम कभी भी WDV ऑफ डेप्रिसिएबल असेट लेते हैं उसमें से भी Unit 2 का ही लेना है. तो Unit 2 का डेप्रिसिएबल असेट WDV कितना दिख रहा है? 75. डेटर्स कितने लेंगे? 68. इन्वेंट्रीज कितनी लेंगे? 22. Determine what would be the tax liability Alpha. Tax liability निकालना भाई साहब. How the restructuring plan of Alpha be modified without changing the amount of consideration in order to make it more tax efficient. Tax planning के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है. एक मिनट. सबसे पहले क्या निकाला जाता है? सबसे पहले निकाला जाता है कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ. कंसिडरेशन हो गया आपका 300. नेटवर्थ के लिए ये हो गया आपका टोटल असेट्स 75 plus 68, 75 plus 68
प्लस 22, ये हो गया आपका टोटल 165। इसमें से लाइबिलिटी आपकी कितने की माइनस हो रही है 65, 300 माइनस 100, 200 इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चेक कर लो, ये आ गया 200 lakhs is the long term capital gain। 75, 68, 22 नेटवर्थ। एक मिनट, 2 करोड़ रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का टैक्स, क्योंकि टैक्स भी निकालने बोला है, तो 2 करोड़ का 20% 40 lakhs इज द टैक्स। वेट, क्या सरचार्ज लगेगा? यस, इनकम 2 करोड़ रुपए। असेसी कौन है? असेसी कौन है? असेसी इज अ कंपनी। असेसी अगर कंपनी है तो सरचार्ज का रेट 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 7% का आता है, तो इस 4 लाख पे 7% का सरचार्ज लगेगा, दैट इज 2 करोड़ 80 लाख रुपीज। और इस पे एचईसी लगेगा 4% के हिसाब से। आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी 44,51,200 रुपीज। चेक कर लीजिए साहब। डन सर, ओके। अच्छा जी, एज पर 50B any profits from sale of slum sale of the undertaking effected in previous year shall be chargeable to income tax as capital gain and deemed to be the income of previous year in which transfer took place. Assessee owned undertaking transferred under slum sale for more than 36 months, then the capital gain shall deemed to be of long term। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बाहर। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाए कि ये मोर टैक्स इफेक्टिव हो जाए और कंसिडरेशन उतना ही रहे। प्रॉब्लम में आपको एक हिंट दी है, देखो ये ऑलरेडी 85% होल्ड कर रहा है, क्यों ना सेक्शन 47 अप्लाई किया जाए। सेक्शन 47 अप्लाई करके अगर मान लो बचे हुए 15% भी हम ले लें तो ये 100% सब्सिडरी हो जाएगी। और 100% सब्सिडरी अगर अपने होल्डिंग को या होल्डिंग अपने 100% सब्सिडरी को ट्रांसफर करे, प्रोवाइडेड द ट्रांसफर इज एन इंडियन कंपनी, तो ये विदाउट कैपिटल गेन हो सकता है। 85% तो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, 15% अगर आप और एक्स्ट्रा होल्ड कर दो तो पूरा ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन से बाहर हो जाएगा। वही चीज लिखी होगी। टैक्स एडवाइस, ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग टू इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी is exempt under section 47. Therefore, if it is possible for the Alpha Limited, it should try to acquire the entire shareholding of Beta Limited and make Beta Limited its wholly owned subsidiary, and thereafter upon slum sale the resultant capital gain shall not attract tax liability. However, in such case also Alpha Limited should not transfer any shares for 8 years from the date of slum sale. Alternatively, if acquisition of 15% is not feasible, Alpha Limited may think about demerger of Unit 2 to get exemption from the tax by virtue of section 47. मेरे हिसाब से स्लम सेल में अगर आपको कुछ अब तक के अगर जितना क्वेश्चन देखे उसमें 5 बार स्लम सेल के क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है एक क्वेश्चन बोल करके। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन मैंने यहां डाल रखा है, लेकिन ये काय पे बेस्ड है आपको पता है? ये बेस्ड है आईसीडीएस पे। यहां लिखिए डू इट आफ्टर आईसीडीएस। तो जब आप एक बार आईसीडीएस पढ़ लो उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ना। हालांकि मैं इसका हिंट आपको अभी दे देता हूं। हिंट क्या है? फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो स्टॉक किस पे वैल्यू किया जाता है? आईसीडीएस कहता है एनआरवी पे वैल्यू करना चाहिए। अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो जनरली स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। जनरली स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होता है, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ये एनआरवी पे ही होता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ये बाय डिफॉल्ट में एनआरवी पे ही होता है। बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत चला था इन 2017 में। वर्ड देख लीजिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आईसीडीएस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज as on the date of dissolution to be valued at NRV whether is business is discontinued
और नॉट। तो जो वैल्यूएशन होगा ये काय पे बेस्ड होगा मालिक, ये जो वैल्यूएशन है ये बेस्ड होगा एनआरवी पे, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने सॉल्व करा दिया है, पर ये आईसीडीएस की बात करें आपको ज्यादा समझ में आएगा। 51, आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अंडर द कैपिटल गेन, May 2018 क्वेश्चन। X लिमिटेड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। X लिमिटेड वाज अ कंपनी इन विच होल ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय Y। ठीक है, X का पूरा शेयर कैपिटल Y ने होल्ड किया, मतलब 100% सब्सिडरी। बोथ X एंड Y आर इंडियन कंपनीज, कुछ हिंट मिल रही है सेक्शन 47 की। X Limited had made investment in shares of ABC in 1997 for 3 lakh, which it sold to Y Limited for a consideration of 30 lakhs. अच्छा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है। The fair market value of this share is 20 lakh. Y Limited disinvested 5% of the shares held by it in X Limited by sale to it public in January 21. जनवरी 21 के अंदर में वाई लिमिटेड ने अपना 5% डिसइन्वेस्टमेंट्स कर दिया। ठीक है, इट सोल्ड द शेयर्स ऑफ एबीसी इन मार्च 2021 एक्वायर्ड बाय इट फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 70 लाख। जो शेयर्स किससे लिए थे, एक्स से लिए थे, वो भी 70 लाख में सेल कर दिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इन द असेसमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड एज वेल एज वाई लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ जरा समझिएगा। इन्वेस्टमेंट्स पे कहीं कोई कैपिटल गेन नहीं। सबसे कैपिटल गेन पहला सिचुएशन अरेज होता है जब एक्स लिमिटेड ने एबीसी के शेयर किसको दिए, वाई लिमिटेड को दिए। एक्स लिमिटेड ने जब एबीसी के शेयर वाई लिमिटेड को दिए तो जरा सोच के देखिएगा, उस टाइम तक दोनों के बीच में सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशन था। कंपनीज इंडियन कंपनीज थी। क्या सेक्शन 47 में एग्जम्पशन मिल जाना चाहिए? सिंस बोथ एक्स एंड वाई आर इंडियन कंपनीज, सेल ऑफ शेयर्स की बात चल रही है, and Y hold 100% of the shares of X Limited, the shares of X Limited by the shares of ABC Limited by X Limited to Y Limited would not be treated as transfer for attracting capital gain, attraction of section 47. Hence, no capital gain would arise in such case to X Limited. ठीक है सर। अब दूसरा क्या हुआ है, 2021 में हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट्स किए हैं। 2021 में हम लोगों ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट्स किए। मैं आपको एक प्रोविजन याद दिलाता हूं, जब भी होल्डिंग से सब्सिडरी को ट्रांसफर हुआ 8 साल तक के उन शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। 8 साल तक के आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे एज पर सेक्शन 47A, वेयर द होल्डिंग सीज टू होल्ड 100% of the shares of subsidiary before the expiry of 8 years from the date of transfer of capital asset. The amount of capital gain not chargeable to tax at the time of transfer would deem to be the income under the head of capital gain in the year in which transfer took place. However, in this case, the above deeming provision would not apply because 8-year period from the date of transfer expire on 31/3/2020 and disinvestment is made in January 2021. एक और चीज हुई है, एबीसी के शेयर सेल हुए हैं। ठीक है सर, इस पे कैपिटल गेन आएगा, कंफर्म आएगा। दिस ट्रांजैक्शन वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड। द कैपिटल गेन वुड बी लॉन्ग टर्म सिंस द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स। कितने में सेल किया, 70 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कितना आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1 अप्रैल के दिन इसकी वैल्यू 20 लाख थी, तो 20 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, रिजल्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चेक करो।
डन प्रभु? ओके, बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग टर्म पे टैक्स भी निकाल दिया, दैट्स इट। 52 वाला जो है इसे आफ्टर IFOS पढ़िए। इट इज अ कॉम्बो ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज IFOS। इट इज अ कॉम्बो ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज IFOS। तो पहले IFOS कंप्लीट करें, उसके बाद ये पढ़ें, दोनों के कॉम्बो में पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर होगा। यहां आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चनर भी क्या होता है प्रभु? एंड होता है। हमने पूरा का पूरा कैपिटल गेन के क्वेश्चनर को देखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया कपल ऑफ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोग देख सकते थे, खुद से सॉल्व कर सकते थे। मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा था कि आप उन चीजों को देख लो, और बचे हुए क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन यहां पे खत्म कर दिया। डन मालिक, दैट्स इट।